वेलकम टू माय एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल, ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी स्टडी करें ना उसमें अगर हम डायग्राम वाइज समझे तो आपके माइंड में ज्यादा दिन तक रहते हैं। और कि थ्योरी अगर रटना शुरू करें तो रट के आप मुश्किल से 2 से 4 दिन तक ध्यान रख सकते हो, लेकिन अगर डायग्राम वाइज हम स्टडी करें तो अगर समझे डायग्राम वाइज तो हमारे माइंड में काफी देर तक करके आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लास में एंजॉय करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और दोस्तों इसी क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपके इसमें से जितना क्वेश्चन बने सभी क्वेश्चन को क्लियर करूँ। पहले हम अगर बात करें पृथ्वी का मूल आधार क्या होता है, तो पृथ्वी हमारा मूल आधार 3 चीजों से बनी होती है। मूल आधार की बात करें, पहला आपके हो गया स्थल मंडल। कौन सा हो गया? स्थल मंडल। दूसरे हम बात करते हैं वायुमंडल, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वायुमंडल। थर्ड आपका होता है जल मंडल। तो ये 3 जो है मूल आधार है। अब इन तीनों का जहाँ मेल होता है, ये आप देख रहे हो तीनों का मिक्स, जितना पॉइंट में ये तीनों का मिक्स होता है इसको हम बोलते हैं जैव मंडल। जैव मंडल, इसके पॉइंट से समझ में आ रहा है जैव मंडल जहाँ क्या जीवन उपलब्ध है। तो जीवन के लिए, जीवन उपलब्ध के लिए हमारे ये 3 चीजों का मेल होना जरूरी है, यानी कि स्थल मंडल होना चाहिए, यानी कि धरातल, वायु होना चाहिए और जल होना चाहिए। यानी तीनों चीजों का मेल के क्या बनता है? जैव मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल आपके क्या हो गया? वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, इन तीनों का मिक्स रूप होता है आपके जैव मंडल, जहाँ जीवन का उपलब्ध है। और हम जो स्टडी कर रहे हैं आज वायुमंडल, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्थल मंडल, उसके बाद करेंगे जल मंडल। ऐसे हम तीनों के बारे में स्टडी करेंगे और ये जैव मंडल के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल की आप डेफिनेशन भी दे तो डेफिनेशन का परिभाषा दे, ग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेता है। किसी ग्रह के चारों ओर गैस का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहती है। ये तो आपके ग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर हम अपने पृथ्वी के लिए बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ गैस के जो आवरण है या गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों यही से क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि वायुमंडल में किस चीज का मिश्रण होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है कि वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। अब मिश्रण की बात होती है तो मिश्रण आप लोगों ने पढ़ चुके हो कि मिश्रण भी 2 प्रकार की होता है, साइंस में आपने पढ़े होंगे। एक समांगी हो गया, एक विषमांगी हो गया। समांगी क्या है? जिसमें हम ऐसे मिश्रण जिसमें जो भी तत्व घुले होती है पर उन्हें हम क्या अलग अलग देख नहीं सकते। तो हमारा जो वायुमंडल है वो किस टाइप के होता है? समांगी मिश्रण होता है। दूसरा क्या होता है आपकी? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं पर उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गेहूं और चावल का मिश्रण, वायु ने हम अलग अलग देख सकते हैं। पर जो वायु में जो गैसों का मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। ये आपके और एक क्वेश्चन बन सकता है। तो गैसों की बात हुआ तो अब देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है कि नाइट्रोजन गैस कितने होता है? 78.08% नाइट्रोजन गैस होता है। बट आपके एग्जाम की बात करें, एग्जाम में आपको मैक्सिमम कितना 78% वाला ऑप्शन ही होता है। 0.0102 इसका ऑप्शन बहुत कम ही होता है। देखने को मिलेगा आपको 78% का ऑप्शन। तो आप 78% जो होगा उसी का आपका सही आंसर होगा। दूसरा आपके होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन कितना होता है? 20.93%। इसमें भी अप्रोक्स कितना हो जाता है? इसका अप्रोक्स आपके 21% आपके ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आपको ज्यादातर एग्जामों में क्या होगा? 21% दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरा थर्ड वन ऑर्गन। अब यहाँ देखो ये 93 20.93 यहाँ से 20 हटा दो, क्या 93 यानी 0.93% आपके ऑर्गन गैसेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अपना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है कि 3 डिजिट में आपकी वैल्यू दिख के रखे होंगे 0.036%, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब आपके 3 डिजिट में यानी कि 3 डिजिट का वैल्यू है तो 0.036%, ठीक है।
यहाँ आपके क्या ज्यादातर आपको यही मोस्ट ऑफ आपके यही देखने को मिलता है 0.03%। बाकी जो गैसेस होगा वो गैसेस कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जिनोन हो गया, नियन हो गया, ओजोन हो गया, एक्सेट्रा। ये जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों ही केवल 99% आपका हो जाता है। आप अगर ऐड करके देखोगे तो आपका अप्रोक्स 99% हमारा पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज 99। बाकी जो 1% जो बच गया वो अदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड व अदर गैसेस में आता है। आपके हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, जिनॉन, ओजोन ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि ये जो टेबल है इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो टेबल की वैल्यू है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ज्यादातर एग्जामों में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। अब आती है इन गैसों के बारे में थोड़ी बात करें। अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो है, पहला पॉइंट आगे हम बात करें, नाइट्रोजन गैस आपके 78% हुआ। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, दबाव डालती है किसमें, हमारे अर्थ में या पृथ्वी में सबसे ज्यादा दबाव डालने वाले, क्योंकि इसके गैस सबसे ज्यादा होती है तो ये सबसे ज्यादा दबाव डालने वाला गैस भी है। सेकंड पॉइंट की बात करें, नाइट्रोजन का जो एक रूप होता है नाइट्रेट। नाइट्रोजन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में यानी कि कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन का एक रूप होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट का यूज होता है। अभी कभी क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर कृषि में नाइट्रोजन का किस रूप का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रेट होता है। फिर सेकंड होता है अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा, ये नाइट्रोजन जो है जितने पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन और वाटर के साथ मिक्स होकर रिएक्शन होकर ये नाइट्रस बनाती है। ये जो नाइट्रस है यही नाइट्रस आपको क्या, जो नाइट्रस होता है यही नाइट्रस आपके एसिड रेन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, और एक पॉइंट बनता है इसकी एग्रीकल्चर फील्ड में ही। एग्रीकल्चर फील्ड में आपने सुने होंगे कि एग्रीकल्चर का जो दलहनी फसल होता है, दलहनी फसल जो दाल वाली फसल होता है और तिलहनी फसल होती है, ठीक है, उनके जड़ों में क्या होता है, गांठ जो होती है जो क्या कहता है नाइट्रोजन को फिक्स्ड करती है, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं इसे बोलेंगे। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करती है, स्थिरीकरण, ठीक, नाइट्रोजन फिक्स करती है तो उस जो छोटी छोटी गांठ होता है एक तरह का दलहनी, मतलब दाल वाले, आप मसूर देख लीजिए, मूंग देख लीजिए उसके पौधों में, या चना देख लीजिए, मटर देख, उसके पौधों को जब आप उखाड़ेंगे तो उसके जड़ में छोटी छोटी गांठें मिलेंगी। जो गांठें जो होते हैं उसमें एक तरह का बैक्टीरिया काम करता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, क्या होता है, राइजोबियम। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, यानी कि स्थिरीकरण का काम करता है। ये आपके नाइट्रोजन से संबंधित इतनी पोर्शन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। जीवन के लिए यानी कि जितने जीवधारी है उनके लिए ऑक्सीजन का विशेष महत्व है। आप जानती हो कि रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और दूसरी पॉइंट आता है विदाउट ऑक्सीजन के कोई भी चीज जल नहीं सकती है। थर्ड आप क्या होता है, और के निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि पौधों के लिए। नेक्स्ट और बात करें अगर, तो ये सबसे क्या होता है, गर्म गैस होती है। इन गैसों की अगर कंपेयर करें तो सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। ठीक है, आगे हाइड्रोजन, हीलियम, जिनॉन ये आपके हल्की गैसों में आती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये आपके परतों के बारे में। दोस्तों आप पढ़ चुके हो कि वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण, उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायु का जो लेयर होता है, अलग अलग परत है, इनको अलग अलग परत किस आधार पर रखा गया कि इसकी जितनी भी लेयर है या परत है इनके अलग अलग गुण और कार्य होता है। इनके गुणों और कार्यों के आधार पर अलग अलग इनके नाम रखा गया। तो मुख्यतः इनके गुण और कार्य के आधार पर 5 लेयर है या परत है। तो पहला सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों आजकल क्या बन रहा है, आजकल आपकी हिंदी वाला नहीं मिलता है, आपको इंग्लिश वाला देखने को मिलता है। कैसे कि लिखा तो हिंदी होता है लेकिन ये ट्रोपोस्फीयर, इसको हिंदी शब्दों में लिख देंगे बट होगा इंग्लिश। तो दोस्तों हमें इसके हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का नाम भी लर्न करना है।
तो इसीलिए मैंने यह नोट किया। पहला आपके क्षोभ मंडल, इसको अधोमंडल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल को अधोमंडल मतलब सबसे नीचे वाला परत होता है, इसलिए इसका अधोमंडल भी कहा जाता है। इंग्लिश में आपके क्या, ट्रोपोस्फीयर। सेकंड क्या, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड आपके क्या, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। फोर्थ आयन मंडल, आयनोस्फीयर। फिफ्थ वन आपके वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। यानी कि 5 आपके क्या हो गया, प्रमुख परत हो गया या मंडल इसमें लिखा गया। तो पहला अगर इंग्लिश में देखेंगे TSMIS, इसको ऐसे भी लर्न करो, EIMST, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। और हिंदी में क्या होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। आप देख रहे हो हिंदी वाला बहुत सिंपल है, इसके बीच में मध्य मंडल, तो मध्य मंडल के ऊपर 2 है और नीचे 2 है। ऊपर आपके 2 है आयन मंडल और वायुमंडल, नीचे आपके 2 है समताप मंडल और क्षोभ मंडल। सिंपल है ना, बीच में आपको मध्य मंडल रहेंगे। और एक बात बोलो अगर, तो मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इस तीनों को मिला के सममंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सममंडल। और इन दोनों को क्या कहा जाता है, विषम मंडल। ये भी कभी कभार क्वेश्चन में पूछते हैं कि विषम मंडल कौन कौन सी है। तो विषम मंडल आपके वायुमंडल, आयन मंडल को मिला के बोला जाता है विषम मंडल। तो आप और मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनको मिला के बोलते हैं समताप मंडल, सममंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले किसकी स्टडी करते हैं, क्षोभ मंडल का। तो ये हमारा पृथ्वी की सतह है, ये हमारा पृथ्वी की सतह है। और इस सतह के सबसे निचली परत, निचले लेयर का नाम क्या है, क्षोभ मंडल। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा कि सबसे निचली, आप इसको बोल्ड करके, ठीक है, बोर्ड में एक एक पॉइंट करके नोट करते रहिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि ये पृथ्वी के सबसे निचली परत है या निचली मंडल है। ठीक, दूसरी बात करें हम इसकी ऊंचाई की बात करें कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई की है, तो मैंने देखो यहाँ पर 8 किलोमीटर लिखा है, यहाँ 18 किलोमीटर है। यानी कि इसकी जो ऊंचाई ध्रुव पे आपके 8 किलोमीटर है और विषुवत क्षेत्र में या विषुवत रेखा में इसकी ऊंचाई कितने, 18 किलोमीटर है, यानी कि 18 किलोमीटर। कभी कभार आपसे पूछते हैं कि इसके औसत या एवरेज ऊंचाई कितनी है, तो औसत हाइट के लिए आपको 12 से 16 किलोमीटर इसकी एवरेज क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल का आपके 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट आपके ये सबसे निचली सतह के परत है, दूसरा आपके इसके एवरेज ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर, ध्रुव क्षेत्र में 8 किलोमीटर और विषुवत क्षेत्र में 18 किलोमीटर। ये आपका 2 पॉइंट हो गया। थर्ड बात करें हम, ठीक है, थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी क्या है, इसके हम जितने ऊंचाई पे जाते हैं उतने इसकी क्या टेम्परेचर घटते जाते हैं। जितनी हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं उतना टेम्परेचर घटते जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा 165 मीटर, 165 मीटर अगर ऊपर आती है तो इसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस होता है टेम्परेचर। 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वैसे ही अगर इसके एवरेज निकालोगे तो 1 किलोमीटर में, ठीक है, इससे अगर डिवाइड करोगे 1000 मीटर में, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, तो 1000 मीटर को 160 से डिवाइड करोगे आपको 6.06 आएगा। लेकिन वो सही नहीं आएगा, आपका ऑप्शन क्या होगा कि 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में अगर बात करें तो 1 किलोमीटर में इसका आपको 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, -6.4। कभी कभार आपको -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने मिलेंगे। इन दोनों में से एक होता है अप्रोक्स 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या टेम्परेचर कम हो जाए। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि मौसम संबंधी घटनाएं आपके किस मंडल में होता है या किस परत में कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान रखना, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं
घटित होती है। मौसम संबंधी घटना जैसे आपके ऊपर वर्षा हो गया, बादल हो गया, ठीक है, इन सब का भविष्यवाणी भी क्षोभ मंडल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, पांचवा पॉइंट की बात करें, तो इसमें हमने अभी बताया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे भारी गैस है। तो सबसे भारी गैस है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? ट्रॉपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये भारी है। जितने गैस है उस गैसों में सबसे भारी गैस आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी कि निचली सतह पे ही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे नीचे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक नेचर होता है क्या भाई, ये सन के जो हीट होता है उसको अवशोषित करते हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक पॉइंट आपके हो जाता है कि गर्मी के टाइम में ये क्या होता है, इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई बढ़ जाता है, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और जाड़े के दिनों में ऊंचाई घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मी के दिनों में थोड़ी बढ़ जाती है और जाड़े के दिनों में थोड़ी घट जाती है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट आता है, मैंने अभी बताया कि मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, इसीलिए इसका और एक नाम होता है संवहन मंडल, ठीक है। संवहन मंडल किसे कहती है? तो संवहन मंडल क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है ना? ओके दोस्तों, इतना पॉइंट को हम फिर रिकॉल करते हैं। पहला मैंने क्या बताया कि ये सबसे निचली सतह, अगर आप नोट करेंगे तो बहुत बेटर होगा, सबसे निचली होता है। सबसे निचली सतह कौन सा हो गया? आपके क्षोभ मंडल। दूसरा क्या? मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी जितने घटनाएं घटित होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। तीसरा आपके मैंने क्या बताया कि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है और विषुवत पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होता है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होता है? 12 से 16 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्षोभ मंडल में क्या होता है? अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सन के हीट को अवशोषित करते, इसलिए यह ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है? ये गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जाड़े के दिनों में घट जाती है। और एक पॉइंट क्या बताया कि मौसम संबंधी घटना इसमें घटित होता है, इसीलिए इसको हम संवहन मंडल भी कहते हैं। मेरे ख्याल से सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, ठीक है। तो समताप मंडल में आपके 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि समताप मंडल की जो हाइट होता है या ऊंचाई 50 से 55 किलोमीटर होता है। 50 से 55 किलोमीटर ऊंचाई पे समताप मंडल होता है। पहला पॉइंट आपकी ये हो गया, ठीक है। बोल्ड करके आप इसको नोट करते चलिएगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? अब मंडल के निचली 10 किलोमीटर, ठीक है, निचली 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर में क्या होता है? एरोप्लेन उड़ाने में आदर्श माना जाता है। एरोप्लेन उड़ाने में सबसे आदर्श कौन से मंडल होता है? समताप मंडल। कई बार क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन उड़ाने में सबसे आदर्श मंडल कौन सी है? समताप मंडल सबसे आदर्श होता है। क्यों होता है? क्योंकि समताप, इसमें आपको इसी वर्ड से समझ में आ रहा है, समताप मंडल, इसके ताप हमेशा क्या है? समान या स्थिर रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहती है। और समताप स्थिर ताप होने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है? एरोप्लेन उड़ाने में क्या आदर्श मंडल कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपके क्या हो गया? 50 से 55 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट आपके एरोप्लेन उड़ाने में सबसे आदर्श मंडल इसी को कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसके ऊपर से, ऊपर लेयर, समताप मंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में आपके क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन लेयर, ओजोन को किससे डिनोट करते हैं? O3। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ओजोन। अब ओजोन का काम क्या है? मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ओजोन का काम क्या होता है, ठीक है। कभी कभार पूछते हैं कि ओजोन जो परत है, ओजोन परत की मोटाई कितनी है? तो दोस्तों 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर ओजोन परत की क्या होता है? मोटाई होता है। और ओजोन परत का अभी मैं इसके वर्क की बात करूं, सभी लोगों को बताया कि ये क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रे
यानी कि सन के अल्ट्रावायलेट रे जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक, उस रे को रोकने में कौन मदद करता है? ओजोन मदद करता है। कि सन के जो लाइट से जो रे आता है, किरणें आता है, वो अल्ट्रावायलेट किरणें, जैसे बोले पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, उसको रोकता कौन है? ओजोन रोकती है, जिसको हम यूवी बोलते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रे। तो अल्ट्रावायलेट रे जो रे होता है, पराबैंगनी किरणों को रोकने का मेन काम कौन करता है? ओजोन करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच है, रक्षा कवच है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन लेयर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी ये सितंबर ही चल रहा है, तो 16 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर से मैं रिकॉल करूं कि पहला पॉइंट हो गया कि ये 50 से 55 किलोमीटर में होती है, और ये इसमें क्या है? दूसरा, ये एरोप्लेन या वायुयान उड़ाने में सबसे आदर्श मंडल कहा जाता है। ये इसमें ओजोन लेयर यानी कि O3 कितने 15 से 30 किलोमीटर मोटी लेयर होती है, और जो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसीलिए इसको पृथ्वी का कवच कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को आपका क्या? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आपके हो गया समताप मंडल। अब हम चलते हैं मध्य मंडल के बारे में बात करते हैं। तो मध्य मंडल क्या होता है? तो मध्य मंडल का पहला ही पॉइंट आपकी क्या है? 80 किलोमीटर लगभग 80 ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है सूर्य के विकिरण और ओजोन लेयर के बीच मुख्यतः द्वंद्व किसमें होती है भाई? मध्य मंडल में ही होता है। द्वंद्व सभी लोगों को पता होगा। सेकेंड पॉइंट आपके हो गया सूर्य के विकिरण और ओजोन लेयर के बीच में मुख्यतः द्वंद्व किसमें होता है? मुख्यतः द्वंद्व आपके मध्य मंडल में होता है। तीसरा इसके पॉइंट होता है कि सबसे ठंडी या सबसे टेम्परेचर तापमान कम किसमें होता है? मध्य मंडल में होता है। अप्रोक्स आपके 109 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 109 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर क्या होगा? कम होता है, इसमें मध्य मंडल में। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं जितने प्रकार की उल्का संबंधी घटनाएं, यानी कि तारों का टूटना, हम कहते हैं तारों का जो एस्ट्रॉइड्स होता है, तो जितने प्रकार की तारों का टूटना जो हम कहते हैं वो किसमें? हमें मध्य मंडल की घटनाएं होती है वो। यानी कि मध्य मंडल आपको उल्का पिंडों से क्या करती है? बचाती है। ये भी एक सेव कर रहा ना, अपने पृथ्वी को बचाने का काम मध्य मंडल भी करती है। क्योंकि उल्का पिंड के बारे में आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ। लास्ट हमने क्लास में बताया था कि उल्का पिंड क्या होता है, ग्रह क्या होता है। ठीक है, तो आप उल्का पिंड के बारे में पढ़ चुके हो। तो उल्का पिंड एस्ट्रॉइड जो होता है उसको तो मध्य मंडल में आते हुए क्या उसमें आग लग जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? तारों का टूटना, इस तरह का। ठीक है, तो तारों का टूटने की जितने घटनाएं होती है वो मध्य मंडल में होती है। ठीक, तो इसको फिर से एक बार रिकॉल कर ले। तो पहला पॉइंट आपके क्या हो गया? मध्य मंडल 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में क्या होती है? इसकी ऊंचाई होता है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि मध्य मंडल जो है इसकी टेम्परेचर सबसे कम है, माइनस 109 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग क्या होता है इसके टेम्परेचर होता है। थर्ड पॉइंट क्या? सूर्य के विकिरण और ओजोन के लेयर के बीच में जो द्वंद्व होता है वो मेन किसमें? मध्य मंडल में उसके द्वंद्व होता है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तारों का टूटना या उल्का पिंड संबंधी जितने घटनाएं होती है वो मध्य मंडल में। दोस्तों ध्यान रखना, मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं होती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल आपको क्या 80 से लेकर 640 किलोमीटर अप्रोक्स है। ठीक, तो इसके पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, आयन से समझ में आ रहा है कि इसमें एक विद्युत आयन उपस्थित होती है, एक तरह का विद्युत आयन उपस्थित है। इसका काम क्या होता है? हमारे पृथ्वी से जितने रेडियोएक्टिव तरंगे जो तरंगे जाती है वो टकरा के फिर वापस आ जाता है। यानी कि रेडियो तरंगे जितने होती है उसको क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं या परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जितने भी आपके अंतरिक्षीय तरंगे जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन, उसको भी रोकने का काम कौन करता है? आयन मंडल करता है। इसमें एक आयन उपस्थित है। ठीक है, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। आयन मंडल क्या है? इसमें एक विद्युत आवेशित होता है, ये विद्युत आवेश है, विद्युत आयन इसमें उपस्थित होता है, जो क्या करता है? रेडियो तरंगों को अवशोषित कर लेता है या
परावर्तित कर देता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि जितने अंतरिक्षीय तरंगे होता है, अंतरिक्षीय तरंगे यानी कि कॉस्मिक रेडिएशन, उसको भी क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, यही 2 पॉइंट मेरे ख्याल से आयनमंडल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट वायुमंडल, देखो वायुमंडल की बात करें, अभी भी कोई अनुमान नहीं है कि पृथ्वी की एकदम अंतिम छोर मतलब अंतिम परत कहाँ तक है, इसका कोई अनुमान नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि अप्रॉक्स 10,000 तक इसकी 10,000 किलोमीटर तक इसकी वायुमंडल की इसकी परत है, लेकिन वायुमंडल या एग्जोस्फीयर की बात करें इसको अप्रॉक्स हम 1000 तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की अगर स्पेशलिस्ट कुछ बात करे तो वायुमंडल से ज्यादा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है कि जितने प्रकार की सैटेलाइट है, सैटेलाइट का संग्रहालय, जितने सैटेलाइट है, सैटेलाइट के संग्रहालय समझ रहे हो ना, ये सैटेलाइट के एक तरह का संग्रहालय होता है। ठीक, और दोस्तों सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट आपके 2 प्रकार की माना जाता है। एक होता है ध्रुव स्थितिक उपग्रह, दूसरा होता है भू स्थितिक उपग्रह। तो ध्रुव स्थितिक अगर उपग्रह की बात करें तो ये लगभग आपके 700 से 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है ध्रुव स्थितिक उपग्रह। दूसरा आपके भू स्थितिक उपग्रह, तो भू स्थितिक उपग्रह आपके लगभग कितने 3600 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है भू स्थितिक। तो एग्जोस्फीयर की मेन पोर्शन आपकी क्या होगा, ये सैटेलाइट का संग्रह है। ध्रुव स्थितिक सैटेलाइट या उपग्रह की ऊंचाई मैक्सिमम 700 से 1100 किलोमीटर होती है, और सेकंड आपकी क्या है, भू स्थितिक का 3600 किलोमीटर। और एक पॉइंट, इसमें गैस की बात करें, इसमें सबसे ऊपर है, तो मैंने अभी बताया था यहाँ कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसें क्या होते हैं, हल्की होता है हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिक्सर होता है। नीचे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर जो है सबसे ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके क्या है, प्रमुख परतों के बारे में स्टडी। और कुछ कोर्स से बनता है वायुमंडल से, जैसे हम बात करें वायुमंडल का लगभग 90% द्रव्यमान कितने 32 किलोमीटर में ही होता है। यहाँ से आपके 32 किलोमीटर तक ऊंचाई में लगभग 90% द्रव्यमान आपके वायुमंडल होता है। ठीक है दोस्तों, और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर कितनी है। ठीक है, जब तक आप औसत टेम्परेचर आप कमेंट करिए, मैं वायुमंडल का कार्य बताता हूँ। ठीक है, आप कमेंट करिए कि पृथ्वी का औसत टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाता है कि पृथ्वी का औसत टेम्परेचर, औसत तापमान कितना होता है। तो वायुमंडल के कार्य में बताओ, वायुमंडल के पहला कार्य आपके क्या होगा, जितने ये कार्य हुआ ना, तो इसी कार्य को हम वायुमंडल के कार्य में गिन सकते हैं। पहला क्या, मौसम संबंधी घटना है भाई, वायुमंडल से पता चलता है। ओजोन लेयर वायुमंडल इनके रक्षा कवच हमारा वायुमंडल होता है। उल्का संबंधी घटनाओं से रक्षा कौन करता है, वायुमंडल करता है। ठीक है, तो ये जितने प्रकार की अपने इसके बारे में पढ़ा, इसमें जितना कार्य हो वो सब वायुमंडल के कार्य है। अब मैंने एक क्वेश्चन किया था कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या, एक पॉइंट आता है हरित गृह गैस। हरित गृह जो गैस होता है वो क्या करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपने CO2 भरा, फिर आपने एक गैस ये भी भरा होगा कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से निकलने वाली गैस होता है। तो हरित गृह जो गैस होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हरित गृह गैस जो होता है वो आपके क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो पृथ्वी के अगर औसत, पृथ्वी के नोट करेंगे, पृथ्वी के औसत अगर हम तापमान की बात करें, औसत तापमान कितना 14.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 14.6 डिग्री, कोई अप्रोक्स में 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देती है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको 14.6 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा, यानी कि यही आपके सही होता है। अगर ये ऑप्शन आपके नहीं है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होंगे, और आप ऐसे डायग्राम में स्टडी करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे।
अगर आप रटना शुरू करेंगे, ठीक है, आपको इसमें इसी डायग्राम में ये पॉइंट बना बना के आप नोट करिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, इस प्रकार से आप मैंने ये पॉइंट बना दी, इस पॉइंट में आप लिखते जाना, ठीक है। जितना पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट आप यहाँ नोट करते जाइए, और फिर ऐसे लगती है, ऐसे आप एक नोटबुक बना लीजिए, सब इधर वाला और ये डायग्राम वाला बना लीजिए। बस ये आपके पूरा ये कंप्लीट कर देंगे, पूरा कंप्लीट होगा जितना एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास से बेनिफिशियल कुछ ना कुछ मिले हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड वंदे मातरम, जय हिंद।